हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज का ये मई का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग एक दो और तीन दिन का करंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रुआंग ज्वालामुखी जिसमें 30 अप्रैल 2024 को विस्फोट हुआ स्थित है। आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये रुआंग ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है और इसमें अभी हाल में 30 अप्रैल 2024 को विस्फोट हुआ है। ये इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और ये जो उत्तरी सुलावेसी प्रांत है उसके रुआंग द्वीप पर करीब 800 से अधिक लोग रहते हैं। जब ये विस्फोट हुआ तो यहाँ से लोगों को जो है वो निकाल लिया गया है। ठीक है, इसको खाली करा लिया गया है। यहाँ पर जो ज्वालामुखी पे विस्फोट होने का कारण ये है कि इंडोनेशिया जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, एक रिंग ऑफ फायर है जो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, उस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। ठीक है, और ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ये कई टेक्टोनिक प्लेटों का मिलान बिंदु है। बहुत सारी जो है आप लोगों ने ज्योग्राफी में टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी पढ़ी होगी जिसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी में विस्फोट होता है। तो उन प्लेटों का ये क्या है, मिलान बिंदु है। और ये तीव्र भूकंपीय गतिविधि वाला जो है वो क्षेत्र है। जो रुआंग ज्वालामुखी है एक ये मिश्रित ज्वालामुखी है और यह कई परतों से बना हुआ एक शंकुआकार ज्वालामुखी है। ठीक है, ये रुआंग ज्वालामुखी के बारे में डिटेल हो गई थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है, गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज जो है वो किसने जीता है। प्रफुल्ल सामंतरा, रमेश अग्रवाल, रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ला, आलोक शुक्ला। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी, ये आलोक शुक्ला जी हैं। इनको वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको सम्मान जो दिया गया है ये हसदेव अरण्य अभ्यारण्य है। ठीक है, एक हसदेव अरण्य अभ्यारण्य है और यही उन्होंने हसदेव अरण्य अभियान एक चलाया हुआ है जो छत्तीसगढ़ में इन्होंने चलाया हुआ है। उस अभियान के लिए इन्हें गोल्डमैन पुरस्कार या इसी गोल्डमैन पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार जो है कहा जाता है, उससे इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये क्या है, जो हसदेव आंदोलन है ये भारत में पर्यावरण न्याय के लिए एक मॉडल है। ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन जो है एक चलाया और उस आंदोलन के ये संयोजक या कोऑर्डिनेटर हैं। ठीक है, और इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में करीब 21 नियोजित कोयला खदानों से 4,45,000 एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को बचाया गया है। तो अब आप देख लीजिए कि इतने बड़े क्षेत्र को जो बायोडाइवर्सिटी से रिच है उस क्षेत्र को इनके जो है नेतृत्व में इसको बचाया गया है। तो इनका जो है वो कार्य कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी को कहीं ना कहीं पहचानते हुए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के तहत जुलाई 2022 में इन 21 कोयला खदानों का जो है आवंटन सरकार ने रद्द किया गया था। ठीक है, जो ये अरण्य है इन अरण्य या जंगलों को छत्तीसगढ़ के फेफड़े, लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑक्सीजन के बड़े भंडार हैं। ठीक है, तो इनको लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये जो हसदेव नदी है उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भी जो है ये बनाते हैं और ये हसदेव नदी जो है ये महानदी की एक सहायका नदी है और इस अरण्य को 2010 में नो गो जोन घोषित किया गया था। ये सारी डिटेल जो है वो हसदेव अरण्य के बारे में है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और चूंकि बायोडाइवर्सिटी जो है इस टाइम पे एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, जिस तरह से पृथ्वी जो है वो लगातार गर्म हो रही है और लगातार साल दर साल आंकड़े परिवर्तित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से ये जो है क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर हमने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में लिखा है। ये जो पुरस्कार है वो गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और रिचर्ड और रोंडा गोल्डमैन है, इन्होंने 1989 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। ये पुरस्कार 6 क्षेत्र जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी और मध्य अमेरिका और द्वीप राष्ट्र जो आइलैंड है और आइलैंड जो कंट्रीज हैं उनके उन क्षेत्रों में जो पर्यावरण के नेता हैं, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, उन एनवायरमेंट एक्टिविस्ट की एक्टिविटीज को ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है और इसमें विजेता जो है उनको पुरस्कार के रूप में जो है वो $2 लाख जो है वो इसके सम्मानित किया जाता है। इस राशि से इनको सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2024 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास 2024 में कितने प्रतिशत होने की उम्मीद है। ठीक है, ये 2024 बार दो बार आ गया है, कंफ्यूज मत होइएगा।
ऑप्शन है 4.0%, 4.5%, 5.0% और 5.5%। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये 2024 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास दर जो है वो 4.5% रहने की इन्होंने आकलन दिया हुआ है। ठीक है, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जो आईएमएफ के क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक है उसके अनुसार ये डेटा आया हुआ है। इन्होंने बताया है कि आर्थिक विकास जो है वो पहले के अनुमान से बेहतर है। हालांकि इन्होंने 2023 में जो ये 5% की इसकी विकास दर की बात की थी, इसको घटाकर 2024 के लिए 4.5% बोला है। फिर भी इन्होंने बोला है कि अभी जो है अनुमान बेहतर है, इसमें कहीं भी कोई इन्होंने जो है वो चिंताजनक स्थिति नहीं दर्शाई हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एक 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित की है? बैलेट यूनिट जिसके थ्रू आप चुनाव में मतदान करते हैं, तो उसके लिए एक डमी, ठीक है, डमी बैलेट यूनिट विकसित की है। ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की और आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये आईआईटी गुवाहाटी ने एक 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित की है। ठीक है, जो गुवाहाटी का कामरूप जिला है, तो कामरूप जिले में जो चुनाव होने हैं, ठीक है, उसके लिए सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो स्वीप, या हिंदी में आप देते हैं तो वो व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी सेल, इस सेल ने आईआईटी गुवाहाटी की साझेदारी से एक 3D मुद्रित या 3D प्रिंटेड डमी मतपत्र इकाई विकसित की है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है नागरिकों, और इन नागरिकों में भी से कौन, वे जो पहली बार मतदाताओं और जो पहली बार मतदाता के रूप में मतदान करने जाएंगे, और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मतदान प्रक्रिया के बारे में सूचित करना है। क्योंकि कई बार आप जाते हैं तो आपको एक हेजिटेशन होता है कि किस तरह से मैं वहां पर जाके मतदान करूंगा, और चूंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में मतदान होने लगा है तो हेजिटेशन होती है। तो लोगों को ये क्या कर सकता है, ये प्रशिक्षित करेगा कि आप किस तरह से आप जो है वो आसानी से मतदान कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डमी मतपत्र इकाई है ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से तो बनी ही है, इसके अलावा ये मकई स्टार्च से प्राप्त बायोडिग्रेडेबल सामग्री PLA का उपयोग करके बनाई गई है। ठीक है, और ये जो इसको सूचित करेगा उसकी सहायता के लिए इसमें ध्वनि और प्रकाश आउटपुट संकेत जैसे इंटरैक्टिव तत्व भी है। मतलब इससे आपको वॉल्यूम भी आउटपुट में आएगा, साउंड भी आएगा, और उसके बाद से आप जब बटन वगैरह दबाते हैं तो वो लाइट के माध्यम से आपको जो है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क भी देगा, संकेत भी देगा, ताकि आप जो है वो इस प्रक्रिया के बारे में आसानी से समझ सकें और चुनाव में बिना किसी झिझक के आप मतदान के लिए जा सकें। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के कंटेंट में थोड़ी सी ज्यादा डिटेल है, और डिटेल इस वजह से रखी गई है ताकि आपके जो है अगर क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट वाले भी आते हैं, ठीक है, कई बार क्या होने लगा है कि आपका क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के बाद आपको ABCD जो ऑप्शंस आते हैं इसमें स्टेटमेंट आ जाते हैं, 4 स्टेटमेंट आ जाएंगे। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आपसे सही स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, आपसे गलत स्टेटमेंट पूछेगा। अब 4 स्टेटमेंट है जिसमें से आपको 3 सही लगाने हैं। तो जब तक आपको क्वेश्चन की सारी डिटेल्स पता नहीं होंगी तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अभी जो पीसीएस के विभिन्न जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पीसीएस ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आईएएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे, तो आपको तैयारी भी अपनी उसी दिशा में ले जानी होगी। ठीक है, आप चूंकि इतनी सारी डिटेल्स हैं तो आप ये डिटेल्स कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए हम ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो है यूजर नेम है, नीचे संस्थान का जो है वो मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और वहां से ये पीडीएफ ले सकते हैं। ये डे टू डे बेसिस पे हम पीडीएफ अपडेट करते हैं। ठीक है, और ये सारी पीडीएफ जो करंट की हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बस आप इनको देखते रहें और आप उसको पढ़ते रहें। थोड़ा सा ये वीडियो जो है थोड़े ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं, बट उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम कहीं भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि आप एक वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपना डे टू डे बेसिस पे करंट आराम से तैयार करते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवा बनाने वाली कंपनी ने माना कि उसकी कोविड वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा
कर सकती है, साइड इफेक्ट जो है वो ये पैदा कर सकती है, काफी चर्चा में है। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्रोजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये इंग्लैंड की, यूके की फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्रोजेनेका, जिन्होंने माना है कि इनकी जो कोविड वैक्सीन कोविशील्ड है वो क्या कर सकती है, थ्राम्बोसिस के साथ साथ थ्राम्बोसाइटोपेनिन निया सिंड्रोम या टीटीएस नामक एक दुर्लभ दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट ये पैदा कर सकती है। साइड इफेक्ट का नाम है थ्राम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ठीक, ये क्या कर सकती है, पैदा कर सकती है। ये कोविशील्ड जो है ये एस्ट्रोजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर विकसित की थी, और ये अभी जो है इन्होंने स्वीकारा क्यों है, क्योंकि एक ब्रिटिश नागरिक हैं जेमी स्कॉट, इन्होंने दावा किया था कि अप्रैल 2021 में इन्होंने जब टीकाकरण किया, टीकाकरण के बाद उनके शरीर में खून का थक्का जम गया, जिससे वह काम करने में असमर्थ हो गए। ठीक है, ये क्या है, काम नहीं कर पाए, और जो इन्होंने फिर इसी के बाद जो है वो कोर्ट में मुकदमा दायर किया। कोर्ट में इस तरह के कई सारे मुकदमे थे, और अभी हाल में कंपनी ने माना है कि इनकी दवा से या इनकी वैक्सीन से इस तरह के साइड इफेक्ट जो है वो हो रहे हैं। ठीक है, और इन साइड इफेक्ट्स को वैक्सीन प्रेरित इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, वीआईटीटी के रूप में भी इनको जाना जाता है। अच्छा, ये एस्ट्रोजेनेका आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उन्होंने भारत सरकार को वैक्सीन की आपूर्ति के लिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है एसआईआई, इसके साथ भी इन्होंने सहयोग किया था, और भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये वैक्सीन जो है वो ली हुई है। ठीक है, बट आप सभी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये बहुत कम, मतलब रेयर जो है लोगों में दिख रहे हैं। करीब 1 लाख वैक्सीन जिन्होंने रिसीव की हैं, मतलब 1 लाख लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें ये सिंड्रोम कहीं दिखाई दे रहा है, तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के जो है वो मामले अपने देश में अभी देखने को इस तरह के मामले नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी है। प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो आयुष्मान भारत योजना है, इसके तहत भारत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है, एंश्योर करना चाहती है कि हर नागरिक को सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो हेल्थ सर्विसेज जो है वो उपलब्ध हो। और इस योजना के तहत करीब 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल कवरेज जो है वो प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। ठीक है, इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPMJAY। इस योजना को 23 सितंबर 2018 को झारखंड रांची में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। कई बार पेपर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फला योजना जो है वो कहां पर लॉन्च की गई थी, किस वर्ष में लॉन्च की गई थी और कितने वर्ष तक के लिए ये कार्यरत रहेगी। ठीक है, तो इस तरह की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एआई के नेतृत्व वाले न्यूज रूम में अभिनव परिवर्तन के लिए इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन का 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। ठीक है, ऑप्शन है एआई एंकर सना, एआई एंकर लीसा, एआई एंकर फेधा और एआई एंकर हरमेस। ये जो एंकर है जो आपके सामने न्यूज पढ़ते हैं उनको आप लोग एंकर के नाम से जानते हैं, और एआई मतलब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी एंकर है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ये जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एंकर सना है, इन्होंने 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। ठीक है, और ये जो एंकर सना है ये इंडिया टुडे ग्रुप की जो है एआई एंकर है। ठीक है, और इन्हें एआई आधारित न्यूज रूम में अभिनव परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द न्यूज रूम विद इनोवेटिव एआई टेक्नोलॉजी के लिए दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। ठीक है, इनको टॉप जो है माना गया है सदर्न एशिया में, साउथ एशिया में। ठीक है, और ये जो एंकर सना है इनको मार्च 2023 में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा जो है वो पेश किया गया था। आप लोग आजकल न्यूज देखते होंगे तो उसमें यूजुअली जो मौसम विज्ञान से संबंधित जानकारियां हैं वो एआई एंकर दे रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस एआई एंकर को टीवी पर देखा भी हुआ हो। ठीक है, तो इनका नाम है सना और इन्होंने ये पुरस्कार जीता हुआ है।
अगला क्वेश्चन, इसरो के अध्ययन में चंद्रमा के किस क्रेटर में जल बर्फ या वाटर आइस की संभावना पाई गई है? सीवी रमन क्रेटर, साराभाई क्रेटर, पोलर क्रेटर और मित्रा क्रेटर। तो सही जवाब ऑप्शन सी, ये जो चंद्रमा का पोलर क्रेटर है, उस पोलर क्रेटर पे जल बर्फ या वाटर आइस के होने की संभावना पाई गई है। अभी हाल में इसरो के एक अध्ययन में आया हुआ है। ये अध्ययन जो है वो इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SIC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के वैज्ञानिकों ने IIT कानपुर, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला और IIT धनबाद, इन सब लोगों के शोधकर्ताओं ने सहयोग के साथ जो है वो एक अध्ययन पब्लिश किया है चंद्रमा पर जल बर्फ की पहुंच और उत्पत्ति। और इसमें जो डेटा आया हुआ है, जो भारत ने चंद्रयान 2 मिशन भेजा था, उस मिशन का जो डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार उपकरण था, उस उपकरण से पोलैरीमेट्रिक रेडार डेटा जो आया हुआ है, उस डेटा का उपयोग करके ये जो है वो जानकारी आई हुई है। कई लोग बोलते हैं कि भारत का जो चंद्रयान 2 मिशन था वो फेल था, परंतु इसरो लगातार बोलता रहा है कि भले ही हम जो है इसमें सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल ना हो पाए हो, किंतु ये हमारा मिशन सफल रहा है, क्योंकि ये जो मिशन है, ये जो इसमें जो हमने इक्विपमेंट्स भेजे थे, वो अभी तक जो है वो पृथ्वी पर लगातार डेटा भेज रहे हैं और इस डेटा से जो है वो कई महत्वपूर्ण खोज संभव हो पाई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसको अगला क्वेश्चन है, स्कूबा डाइविंग अभियान के दौरान किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये मेक्सिको में अभी हाल में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। ठीक है, ये खोज जो है वो 6 दिसंबर 2023 को एक स्कूबा डाइविंग अभियान के दौरान हुई थी। अभी हाल में चर्चा में है और इस ब्लू होल का जो नाम है वो है तामजा। ठीक है, TJBH। ठीक है, नाम की साइट जो है वो दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात पानी के नीचे का सिंक होल, ठीक है, ये है। ठीक है, जो नोन जो सिंक होल है, ठीक है, वो ये तामजा ब्लू होल है और ये माना जा रहा है कि समुद्र तल से जो है वो करीब 1380 फीट या 420 मीटर तक नीचे जो है जा सकता है। ठीक है, और इसके पहले जो एक ब्लू होल था, शांशा योंगले ब्लू होल, जो है 990 फीट के आसपास था और जो दक्षिणी चीन सागर में स्थित था, जिसको ड्रैगन होल के नाम से भी जाना जाता था। इसके स्थान पर अब ये तामजा ब्लू होल है। ये दुनिया का जो है वो सबसे गहरा जो है ज्ञात पानी का सिंक होल जो है मिला हुआ है। थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में और है, आप लोग हमसे PDF ले लीजिएगा, उन PDF के माध्यम से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 46वीं अंटार्कटिक संधि की परामर्शदात्री बैठक, ठीक है, एक एक्स्ट्रा आ गया है, अटलांटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की मेजबानी करेगा? अमेरिका, भारत, रूस और फ्रांस। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये भारत जो है वो 46वीं अंटार्कटिक संधि की परामर्शदात्री बैठक या अटलांटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की मेजबानी करेगा। ठीक है, ये मीटिंग जो है वो केरल के कोच्चि में आयोजित होनी है और इसके साथ साथ एक मीटिंग और इसमें होगी, जो है पर्यावरण संरक्षण समिति CEP, इनकी 26वीं बैठक की भी आयोजन इसी समय किया जाना है और ये आयोजन 20 से 30 मई 2024 के बीच में किया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें अंटार्कटिक संधि की, तो इस पर 1959 में हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, और ये 1961 में लागू हो गई थी। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है क्या है, अंटार्कटिक को शांतिपूर्ण उद्देश्य, वैज्ञानिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक क्षेत्र के रूप में स्थापित करना, विकसित करना जो है उसका उद्देश्य था। इसके अलावा जो CEP है, पर्यावरण संरक्षण समिति जो है, ये इसकी स्थापना 1991 में अंटार्कटिक संधि मैड्रिड प्रोटोकॉल के पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल के तहत की गई थी। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, उसी में एक मैड्रिड प्रोटोकॉल है। तो ये प्रोटोकॉल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये किस सन में हुई, किस क्षेत्र में हुई, कहाँ इसका आयोजन हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वैसे तो सब लोग जानते होंगे इनके बारे में, फिर भी आप अगर नहीं जानते हैं या भूल रहे हैं तो इनको रिवाइज कर लीजिए, ये परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर भारत की बात करें तो भारत वर्ष 1983 से
अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकारी पक्ष है। ठीक है, एडवाइजरी जो है वो जो है पक्ष के रूप में भारत में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है स्वीप, एम, स्मार्ट और अप्रूव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये स्मार्ट नाम से डीआरडीओ ने एक लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का जो है वो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, जो ये स्मार्ट है इसका फुल फॉर्म है असिस्टेड वो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर स्मार्ट के बारे में। इसमें क्या है, सिस्टम में एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो वाहक के रूप में शामिल है, जो 643 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। इस मिसाइल के साथ इसमें एक 20 किलोमीटर की रेंज वाला एक उन्नत हल्का टॉर्पीडो है, और इसमें पेलोड के रूप में 50 किलोग्राम तक उच्च विस्फोटक वॉरहेड जो है वो शामिल है। ठीक है, वॉरहेड जो है वो समहाउ आपका वेपन ही है जो जाके ब्लास्ट करता है, विस्फोट करता है। तो इस तरह से ये तीनों चीजें इसमें शामिल हैं, और ये नौसेना की जो पनडुब्बी रोधी क्षमता है उस दिशा में ये जो है डीआरडीओ का एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके कमेंट करके हमें अपना फीडबैक अवश्य दें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फीडबैक के माध्यम से ही हम इसको आपके और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। तो आप लोग अपना फीडबैक हमें जरूर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो आज करंट में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।